हेलो, नमस्ते। दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट और जैसे-जैसे इंडियन हिस्ट्री को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें आपको बहुत बार डिबेट्स देखने को मिलती है। डिबेट्स पर्सनैलिटी को लेके होती है। पर्सनैलिटी के बीच में क्यों डिबेट्स होती है? क्योंकि जितने पर्सनैलिटीज़ आपको मिल जाएँगे, उनके बीच में दर्शन का डिफरेंसेस मिलेगा, राइट? सब अलग-अलग सोचेंगे, अलग-अलग देखेंगे, अलग-अलग तरह के दृष्टिकोण रखेंगे। इसी में से ही भारतीय इतिहास के अंदर एक बार डिबेट हुई थी गांधी और बोस के बीच में कि कैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट को आगे चलाना है और कैसे मिलिटेंट स्ट्रगल को एडवोकेट किया था। सामने गांधी नॉन वायलेंट सत्याग्रह की बात कर रहे थे। यह डिबेट हुई थी गांधी और टैगोर के बीच में एजुकेशन को लेके, नेशनलिज्म को लेके। यह डिबेट हुई थी गांधी और अंबेडकर जी के बीच में, जहां गांधी जी कुछ सोच रहे थे कि भाई हमें हरिजन अपलिफ्टमेंट कैसे करना है, और डिप्रेस क्लासेस के कंटेक्स्ट में अंबेडकर साहब का कुछ अलग ही दर्शन था। इसके ऊपर यूपीएससी के द्वारा बहुत बार सवाल भी पूछे गए हैं। जैसे इन 2015 मेंस एग्जामिनेशन देयर वाज ऑलरेडी अ क्वेश्चन आस्क्ड। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? महात्मा गांधी एंड अंबेडकर डिस्पाइट हैविंग डाइवर्जेंट अप्रोचेस हैड अ स्ट्रेटजी, हैड अ कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब क्या होता है कि उनका गोल ये था कि भाई जितने भी डाउन ट्रॉडन सेक्शंस ऑफ द लोग हैं, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाना चाहिए सर। ठीक है, राइट? तो गोल तो एक ही था, राइट? यह पूछा गया हाईलाइट द डिफरेंसेस ऑफ द अप्रोचेस ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी, है ना? इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, है ना? इनके अप्रोच अलग हुआ करते थे, क्योंकि बोस चाहते थे कि मैं नॉन वायलेंट स्ट्रगल को नहीं सपोर्ट करूंगा, पर मिलिटेंट स्ट्रगल को करूंगा। गांधी कह रहे थे कि नॉन वायलेंट सत्याग्रह के रूप में चलना चाहिए। तीसरा आप देखोगे तो ये 2016 में आया था। उसके बाद 2023 में भी पूछ दिया गया कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन गांधी जी एंड रविन्द्रनाथ टैगोर इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स एजुकेशन एंड नेशनलिज्म, है ना? राष्ट्रवाद और शिक्षा को लेके इन दोनों के बीच में अप्रोचेस में क्या डिफरेंसेस थे, उसको आपको हाईलाइट करके बताना है। ये 2023 के अंदर आया था, 2-3 साल पहले। मोटे-मोटे तौर के ऊपर आज इन डिबेट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनके डिफरेंसेस हुआ करते थे, राइट? जैसे कि आप गांधी टैगोर को देखने की कोशिश करोगे तो ये दोनों के दोनों लीडर है। दोनों का एक लिबरेशन को लेके हॉराइजन था, दोनों के विचार थे सर, ठीक है? वैसे ही गांधी अंबेडकर थे, सेम एनिमी डिफरेंट वेपन्स, की कैसे समाज उद्धार करना है। या गांधी बोस के बारे में देखने की कोशिश करोगे तो जहां पे यही चीज आपको मिल जाती है कि देवर टू रोड्स टू इंडियन फ्रीडम। इंडियन फ्रीडम को दो रास्ते चलते हैं। तो इसके ऊपर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, वो हम पीवाईक्यू के कंटेक्स्ट में करेंगे और उसके बाहर भी समझने की कोशिश करेंगे। पर वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे साथ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। हमने इस पिछले बार 2025 में 100 से अधिक टॉपर्स को यहाँ हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से सिलेक्शन दिया था, राइट? और अभी इंपॉर्टेंट ऑफर ये है कि भाई देखो, ये आपकी जो फीस है वो बढ़ रही है। अभी 16999 के अंदर अगर आप ये कोड यूज़ करोगे पी एन लाइव, इसके द्वारा आपको सब्सक्रिप्शन लेने का मौका मिलेगा और आपको 16999 के अंदर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। तो ये बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफर है और इसकी अभी फीस बढ़ने वाली है। उसके बाद द फीस विल बी रिवाइज। तो आप ज़रूर से इसके अंदर ज्वाइन करिएगा। बाकी आप लोग 1 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 2 साल 3 साल के लिए भी ले सकते हो, और आपको एक्सटेंशन भी इसके अंदर से मिल रहा है। 31 जुलाई के बाद फीस बढ़ जाएगी। सब्सक्रिप्शन लेते समय एक कोड को यूज़ करेगा जिसे हम लोग कहते हैं पी एन लाइव। बाकी हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है जहां आपको मेंटरशिप मिलती है मेंटर्स के द्वारा, और एक आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन भी है जहां पे हम खुद गाइड करते हैं, टीचर्स खुद गाइड करते हैं। आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल करेगा, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी। हमारी नोट्स के साथ सब कुछ आपको इसके अंदर से कवरेज मिल जाता है। नई बैचेस हम लोग भी लॉन्च कर रहे हैं, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश सबकी है। खैर, अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं गांधी टैगोर के बीच में होराइजन, क्योंकि इन्हीं के ऊपर से आपको 2023 में 2023 के अंदर सवाल पूछ दिया गया था, राइट? अब देखिए गांधी टैगोर के बीच में हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी है सर, ठीक है? तो देखिए गांधी और टैगोर दोनों के दोनों इंटेलेक्चुअल्स थे, बड़े दिग्गज हुआ करते थे, दोनों के एक-दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्ट हुआ करती थी। आपको इसमें से आइडेंटिफ़ाई करके बताना है कि भई देखो कैसे हम लोग इनको मतलब देखेंगे सर, ठीक है? तो देखिए कि एक मॉरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं गांधी जी सर, ठीक है? व्हेयरएज़ टैगोर एक यूनिवर्सल ह्यूमनिज़्म की बात करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है? गांधी का ये मानना था कि भारत का राष्ट्रवाद जो है वो डूबा हुआ है, भारत अभी ग्रो नहीं कर रहा है और एक एथिकल वे में स्वराज की विचार देनी चाहिए। व्हेयरएज़ टैगोर ये कह रहे थे कि देखो राष्ट्रवाद बहुत ही नैरो विचारधारा है सर, ठीक है? हमें तो क्रिएटिविटी को, फ्रीडम को और यूनिवर्सलिज्म को मदद करनी चाहिए, मतलब सर्वत्रता सर, ठीक है? एक तरह से जो एक ऐसा देश हो जहाँ ह्यूमनिज़्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, एक ऐसा प्रदेश हो जहाँ मानवतावाद को ज़्यादा प्राधान्य मिलना चाहिए, उस तरह से टैगोर बेसिकली अपना दर्शन देने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है? अब देखिए गांधी और टैगोर दोनों के दोनों को थोड़ा बैकग्राउंड के रूप में आपको बता देता हूँ कि दोनों क्या सोचते थे सर, ठीक है? तो टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का बेसिकली टाइटल भी दिया हुआ है। आप सबको पता होगा सर, ठीक है? जब 1915-16 के बाद गांधी जी इंडिया आते हैं तो ये वही दौर था जब टैगोर जो है उनको टाइटल भी देते हैं ग्रेट सोल के रूप में सर, गेटिंग अपार्ट। गांधी की भी टैगोर के साथ उतनी ही वो रिस्पेक्ट थी, इसके लिए गांधी जी उनको गुरुदेव के रूप में एड्रेस किया करते थे सर, ठीक है?
तो ये दर्शाता है कि बोथ हैड इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, राइट? अब रिस्पेक्ट होने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हारे बीच में ओपिनियंस जो होंगे वो ओपिनियन सेम होंगे सर, ठीक है, राइट है ना? तो ओपिनियंस क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के अलग-अलग हो सकते हैं, अलग-अलग विचारों के रूप में सर, ठीक है? तो इनके बीच में जो राइवलरी थी कैसी थी? फिलॉसफिकल हुआ करती थी। कोई पर्सनल राइवलरी नहीं थी कि व्यक्तिगत रूप में इनको इस तरह से हम लोग है ना कुछ ना कुछ करते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब जैसे गांधी और टैगोर के बीच में आपको डिफरेंसेस तो बहुत सारे मिलते रहते हैं, पर इनकी एक शेयर्ड विजन भी थी। शेयर्ड विजन क्या था सर, ठीक है ना? दोनों चाहते थे एंटी कॉलोनियलिज्म को लेके। एंटी कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो उपनिवेशवाद है सर, ठीक है, वो खत्म हो जाना चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट। बोथ वांटेड टू एंड द ब्रिटिश रूल, है ना, ब्रिटिश इंपीरियल रूल का जो दबदबा कायम हुआ है वो खत्म होगा सर, ठीक है। और अल्टीमेटली जो ब्रिटिश चाह रहे थे कि एक पॉलिटिकल सिस्टम और एक कल्चरल एरोगेंस जो है वो खत्म करेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये दर्शा रहा है कि गांधी और टैगोर के बीच में समन्वयता भी थी। समन्वयता का मतलब होता है कि एक शेयर्ड विजन था कि भाई हम ये करेंगे सर, ठीक है। वैसे ही सिविलाइजेशनल क्रिटिक आपको मिलता रहता है, क्यों? क्योंकि गांधी और टैगोर दोनों देख रहे थे कि औद्योगिकरण ने क्या यहाँ पे हंगामा किया है। आप सबको पता होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक ऐसी घटना थी जिसने मटेरियलिज्म की तरफ दुनिया को लेके गया है, स्पिरिचुअलिज्म से दूर कर दिया है, बहुत सारा खोखलापन समाज के अंदर क्रिएट किया है सर, ठीक है। तो ये जितने आधुनिकता की तरफ जाते हैं उतना ही मनुष्य एलियनेट होता रहता है। एलियनेट होने का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, ह्यूमन्स टेंड टू गेट एलियनेटेड, है ना, वो धीरे 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 करके अपने आप को विमुख महसूस करता है। और गांधी और टैगोर दोनों को इस बात का डर था कि जिस तरह से हमारी दुनिया में प्रगति हो रही है, द वे वी आर प्रोग्रेसिंग वी आर एलियनेटिंग, तो इसके लिए वो क्रिटिज्म में की कर रहे थे सर, ठीक है। वही सोशियो कल्चरल प्रायोरिटी की भी बात करते हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट। गांधी और टैगोर दोनों कहते हैं कि देखो यार, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इज नॉट ओनली नीडेड सर। भारत को खाली और खाली आज़ादी आप स्वराज के रूप में दिला दोगे नहीं सर, ठीक है। हमें एक इंटरनल मॉरल और कल्चरल रीजनरेशन की भी आवश्यकता है। इसके लिए आप देखोगे टैगोर जो थे आत्मशक्ति के ऊपर बहुत बात करेंगे। टैगोर टॉक्स अबाउट समथिंग कॉल्ड एज आत्मशक्ति। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो, हमारे अंदर एक कल्चरल रीजनरेशन की आवश्यकता है। हमारी एक सभ्यता हुआ करती थी, हमारा एक पास्ट हुआ करता था जो डेनिग्रेट हो गया है ये ब्रिटिश काल के अंदर। ब्रिटिश ने आके धीरे धीरे करके उसको खत्म किया है सर, ठीक है। तो उसको कैसे रीजनरेट किया जा सकता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। खास करके ग्रामीण कंटेक्स्ट में जहाँ गरीबी है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस है सर, ठीक है, तो वहाँ पे भी टैगोर और गांधी के बीच में समन्वयता देखने को मिल जाती है और दोनों के दोनों सोशल जस्टिस की बात करते हैं सर, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी, ऑर्थोडॉक्सी, उसके बाहर निकल के हमें कास्ट बैरियर से बाहर निकल के इस देश की एक निर्माण करने की आवश्यकता है सर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं था कि मतभेद ही मतभेद थे गांधी और टैगोर के बीच में सर, ठीक है। इनफैक्ट टैगोर गांधी के पहले ही एक्टिव हो चुके हैं। आप सबको पता होगा 1900 के एक तक आते आते उन्होंने शांति निकेतन बना दिया था। सो इट वाज काइंड ऑफ एन अबोर्ड ऑफ पीस, जहाँ पे वो एजुकेशन के साथ साथ शिक्षा की बात कर रहे थे सर, ठीक है। तो ये दर्शाता है कि एक जो सोशो कल्चरल अवेकनिंग की बात है, ये दोनों चाहते थे और टैगोर की अपनी दर्शन आपको मिलती रहती है। अब सवाल ये आ जाता है कि इन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस कहाँ कहाँ था सर, ठीक है। जैसे एजुकेशन को लेके डिफरेंसेस मिल जाता है, डाइवर्जेंस के पॉइंट्स के बारे में आप देखिए सर, ठीक है। टैगोर साहब ने 1901 तक आते आते शांति निकेतन की स्थापना कर दी है। फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनती है जिसका नाम था विश्व भारती सर, ठीक है। तो आप सब ने देखा होगा, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। इनफैक्ट यूनेस्को के द्वारा भी उसको रिकग्निशन मिला हुआ है सर, ठीक है। तो टैगोर चाहते थे कि एक ऐसी दुनिया बने, एक ऐसी यूनिवर्सिटी बने जहाँ क्लासरूम्स के अंदर कोई कमरे ना हो सर, ठीक है। मतलब यूनिवर्सिटी हो पर उसमें क्लासरूम ना हो। देखिए, नॉलेज शुड नॉट बी कन्फाइंड विद इन द फोर वॉल्स, चार दीवारों के अंदर का ज्ञान नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। आज की तारीख में हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो गई है? आज की तारीख में हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है जहां आपको कन्फाइन करके रख दिया गया है। टैगोर साहब कह रहे थे कि नहीं, इनमें से बाहर निकलो सर, ठीक है, क्रिएटिविटी की तरफ जाओ, यूनिवर्सलिज्म और यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म को बताओ सर, ठीक है, राइट। देखो, नेशनलिज्म एक तरह से आपको शिक्षा के अंदर ही दिया जाता है जो आपको खोखला करता है सर, ठीक है। तो जितनी भाषा जानोगे, जितने ब्रिजेस को कैप्चर करने की कोशिश करोगे, उतनी ही दूसरी सभ्यता और संस्कृति को जानोगे सर, ठीक है। तो शिक्षा ऐसी हो जो आपके दिमाग के दरवाजे खोल दे सर, ठीक है ना, जो बंद खिड़कियां ऊपर है वो आपको खुलवा दे, वो चीज़ टैगोर बता रहे थे सर, ठीक है। पर वही चीज़ अगर आप गांधी जी के केस में देखने की कोशिश करोगे सर, ठीक है, तो गांधी के केस में अलग मिलती है। गांधी कह रहे थे कि नहीं, हम नई तालीम देंगे। गांधी जी ने, आप सबको पता होगा, 1937 के अंदर वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन का निर्माण करवाया था। जाकिर हुसैन को कहा था कि आप ये कॉन्फ्रेंस है इसको हेड करिए, और शिक्षा के अंदर भारत में जो 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, कितने स्टेट्स में थी? 7 स्टेट्स में कांग्रेस की सरकारें थी। इन 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, इसको लेके आप कुछ करवाइए सर, ठीक है। तो इसके आउटकम के रूप में अगर आप देखने की कोशिश करिए तो ये जो 7 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस की सरकारें रही सर, ठीक है, उसमें गांधी जी ने ये नई तालीम दिलाने की बात की सर, ठीक है। अब ये नई तालीम बात क्या करता है सर, ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं कि देखो, एजुकेशन देंगे क्राफ्ट के थ्रू, लेबर के थ्रू सर, ठीक है, स्पिनिंग विविंग सिखाएंगे, सो दैट वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को मिलती रहे सर, ठीक है। वोकेशनल
वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब कुछ ऐसी शिक्षा जहाँ पे वो कुछ पढ़ लिख के और साथों के साथ कुछ स्किल उनको मिलती रहे। दूसरा गांधी चाहते थे कि कैरेक्टर बिल्डिंग हो सर, ठीक है ना? आचरण सबसे मेन होना चाहिए। तीसरा वो कह रहे थे कि डिग्निटी ऑफ वर्क हो, गाँव के अंदर इस तरह की डिसेंट्रलाइज़्ड सिस्टम होगी और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में पढ़ाएँगे, मदर टंग में पढ़ाएँगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। व्हेयरएज़ टैगोर कह रहे थे कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज भी ठीक है पर दुनिया का भी नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति अगर दुनिया का ज्ञान नहीं रखता है और अपने आप को सीमित रखता है, तो फिर वो समझ नहीं पाएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो गांधी कहीं डिसिप्लिन, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग सिटीजनशिप की बात करते हैं, टैगोर कहते हैं अनहिबिटेटेड, उसको कोई रोकना नहीं है, क्रिएटिव इंडिविजुअल सर, ठीक है, और यूनिवर्सलिस्टिक, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है सर, ठीक है, तुम प्रयत्न करते रहो, आगे बढ़ते रहो, वो बात आपको मिलती रहेगी सर, ठीक है। इसके लिए गांधी ने नई तालीम के अंदर प्रोडक्टिव मैनुअल वर्क की बात की, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की, वर्नाक्युलर स्कूलिंग की, रूरल सेल्फ रिलायंस की बात करते रहते हैं। और टैगोर साहब अगर आप देखोगे तो ओपन क्लासरूम्स की बात करेंगे, फाइन आर्ट्स को बताएंगे, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, थिएटर्स को पढ़ाने की बात करेंगे, क्यूरियोसिटी और बोला जाएगा कि चाइल्ड के इंटेलेक्चुअल पाथ को ज़्यादा निर्माण कराए, वैसी बात करेंगे। और इसी के ऊपर से विश्व भारती एक ऐसा सेंटर बनाने की कोशिश की गई टैगोर साहब के द्वारा, जहां पूरी दुनिया का ज्ञान जो है वो भारत में रहेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इस तरह से ग्लोबल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। एजुकेशन में मैंने आपको बता दिया कि इनकी पीडेगोजी अलग थी, मतलब पढ़ाने की सिस्टम अलग हुआ करती थी, सेटिंग अलग हुआ करता था, भाषाएं मदर टंग के साथ साथ ग्लोबल और बड़े फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर चले हैं, जो गांधी जी शायद नहीं मानते हैं सर, ठीक है। इसके सिवाय इनके विचार स्वदेशी और यूनिवर्सलिज्म के ऊपर भी अलग थे, यानी कि राष्ट्रवाद को लेके सर, ठीक है। गांधी कहते थे कि भारतीय राष्ट्रवाद स्वदेशी के ऊपर है, खादी के ऊपर है, सेल्फ रिलायंस के ऊपर है, स्वराज के ऊपर है सर, ठीक है। और पब्लिक को मोबिलाइज किया जा सकता है बेस्ड ऑन द कास्ट, क्लास, जेंडर, सब जगह से बेसिकली। पर इसका आधार जो है वो अहिंसा, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह के रूप में होना चाहिए सर, ठीक है। वेरस टैगोर का ये मानना था कि नेशनलिज्म जो है ये पूरा वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, ये मेनेंस है ह्यूमैनिटी के लिए। क्योंकि राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर हो क्या रहा है आज की दुनिया में, आप देखोगे लड़ाइयाँ हो रही है, झगड़े हो रहे हैं सर, ठीक है, वॉर्स हो रही है सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो टैगोर को ये लगता था कि नेशनलिज्म हमेशा एक्सक्लूजन ब्रीड करता है, लोगों के बीच में हेट्रेड ब्रीड करता है सर, ठीक है, लड़ाइयाँ ज़्यादा करवाता है, राइट। इसकी जगह वो यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म को प्रीच करते हैं, वो कहते हैं कि देखो मानवतावादी बनिए सर, ठीक है, और सर्वत्र मानवतावादी बनने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, इससे मानव जगत का कल्याण भी होगा सर, ठीक है। शायद इसी के कारण इनके बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस रहे। इस डिफरेंसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो टैगोर ने एक दफ़ा गांधी जी को वार्निंग भी दी थी। किस बात की वार्निंग दी थी सर, ठीक है। तो देखिए गांधी जी कहते थे कि हमें बॉयकॉट करना चाहिए हर एक वस्तुओं का, विदेशी सामान का, विदेशी संस्थाओं का, स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, सबका बॉयकॉट कर देना चाहिए सर, ठीक है। और हर बार बेसिकली टैगोर गांधी जी को देखते थे, गांधी एक चीज़ को प्रमोट करते रहते थे, वो जिसे हम लोग कहते हैं चरखा सर, बोले चरखा इज द सॉल्यूशन, खादी में खुद बनाते रहो, चरखे से अंदर खादी बनाते रहो, सब चलता रहेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो गांधी जी जब ये कहते थे और बॉयकॉट की बात करते थे तो टैगोर कहते थे कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, हर बात के ऊपर आप बेसिकली बॉयकॉट को सपोर्ट करोगे तो ये नेगेटिव बॉयकॉट जो है ये इनटॉलरेंस ब्रीड करता है। मतलब क्या है, आपको कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई विचार, कोई संस्था पसंद नहीं आई, आप उसके साथ भी यही करोगे। अभी टाइम बीइंग तो आपने ये बॉयकॉट की सिस्टम चला दी है सर, ठीक है। सो इन फ्यूचर यू गोट टू डू द सेम थिंग अराउंड सर, ठीक है। भविष्य में आप यही की यही चीज़ दूसरों के साथ भी करोगे सर, ठीक है। और जब दूसरों के साथ करोगे बॉयकॉट के रूप में तो अल्टीमेटली इट इज़ नॉट गुड सर, ठीक है। ओवरऑल सोसाइटी के अंदर इनटॉलरेंस, असहिष्णुता बढ़ेगी सर, ठीक है। और जितनी असहिष्णुता बढ़ेगी उतना ही प्रॉब्लम हो जाएगा सर, ठीक है, राइट। तो इस बेसिस के रूप में गांधी और टैगोर के बीच में काफ़ी डिबेट हुई। खैर गांधी जी ने इसके ऊपर अपना आंसर भी दिया। गांधी जी कहते रहे कि भाई देखो हमारे लिए चरखा जो है लाइफलाइन के रूप में है सर, ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों की आजीविका के रूप में है। क्यों? क्योंकि एक वे ऑफ इनकम है, वहाँ से वो अपनी सस्टेनेबिलिटी कर सकते हैं सर, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन जो है वो पीनन्स के रूप में, हम अंग्रेजों के साथ नॉन कॉपरेशन हेट्रेड के रूप में नहीं कर रहे, पर ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन है, उसके साथ हम लोग कॉपरेट नहीं करें, उसके कंटेक्स्ट में है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस गांधी जी ने टैगोर के द्वारा जब आलोचना की गई तो गांधी जी उनके आर्टिकल में द ग्रेट सेंटिनल के रूप में लिखते भी है सर, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई देखो कुछ गलत नहीं है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। खैर इसके सिवाय गांधी और टैगोर के बीच में और भी डिफरेंसेस मिलते हैं। ये डिफरेंसेस में देखोगे तो गांधी जी सेल्फ रिस्ट्रेंट, संयम का मार्ग बहुत ही सपोर्ट करते हैं सर, ठीक है। गांधी कहते हैं फ्रीडम इज अचीव थ्रू मास्टरी ऑफ सेंसेस एंड मॉरल ड्यूटी सर, गेटिंग मोमेंट, अपने अंदर आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा सर, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ आपको इंडिविजुअल सेक्रीफाइस करने की भी आवश्यकता है सर, ठीक है। और कलेक्टिविज्म के रूप में कम्युनल हार्मोनी और संयम के मार्ग के ऊपर जाओगे तो ही आगे चल पाओगे सर, ठीक है। तो ड्यूटी इज द मॉरल, बेसिकली ड्यूटी टुवर्ड्स द मॉरल कम्युनिटी की बात करेंगे, राइट। अब ये क्या है कि कलेक्टिव थॉट के ऊपर गांधी चलते हैं, वेरस टैगोर ये थे जो कहते थे कि देखो सोवरेन क्रिएटिव इंटेलेक्ट इज द मेन थिंग सर, ठीक है।
व्यक्ति को स्वतंत्र कर दो, उसको इंडिविजुअल को फ्री कर दो सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये जो कलेक्टिव पॉलिटिकल डॉगमास है कि नहीं सबको चरखा करना ही है, सबको सत्याग्रह करना ही है, सब ये करेंगे तो ही आगे चल पाएँगे, इसके सिवा कभी आगे नहीं चल पाएँगे, वैसा नहीं होना चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इनके विचार बड़े क्लियर कट थे, दे हैड अ वेरी क्लियर कट आइडिया सर, ठीक है। टैगोर साहब का बड़ा दर्शन क्लियर था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि भई ये करने से अल्टीमेटली व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन जाती है सर, ठीक है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, डिस्कवर नहीं कर पाता, अपना उसका पोटेंशियल नहीं हो पाता, तो उसका घुटन हो जाता है सर, ठीक है। इनफैक्ट गांधी जी का विचार ग्राम स्वराज के ऊपर था। आप सबको पता होगा, रूरल रिपब्लिक्स की बात करते हैं, गाँव में रहने की बात करते हैं। उनका ये मानना था कि शहरों के अंदर ये जो अंग्रेज़ों के द्वारा सिस्टम बनाई गई है, वो तो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव है, परेशान करने वाली है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो डेमोक्रेसी सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी से चलेगी, ज़्यादा ठीक रहेगा। व्हेयरएज़ टैगोर एक विश्व भारती की रचना करते हैं, वो कहते हैं कि एक कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड होगी, क्योंकि विलेज लाइफ में तो आप आइसोलेट हो जाते हो, विलेज लाइफ में तो अपने आप को रोक देते हो सर, ठीक है। तो इससे आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो टैगोर ये कह रहे थे कि इंडिया मस्ट बिल्ड स्पेसेस वेयर नेटिव ट्रेडिशंस कन्वर्ट्स विद द ग्लोबल आर्ट एंड साइंस, यानी कि ग्लोबल फैमिली ऑफ आइडियाज के साथ चलेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है। इनफैक्ट गांधी इन्हीं के केस में फेथ और रीजन के साथ भी डिबेट करते हैं, राइट। गांधी कहते थे कि आप अंदरूनी की आवाज़ सुनिए, कॉन्शियंस को सुनिए, इनर फेथ को मानने की कोशिश करिए, मॉरल इंट्यूशंस को देखिए सर, ठीक है। और इसी के कारण वी विल सी कि गांधी बहुत केस में हर एक चीज़ को डिवाइन चीज़ के ऊपर देख लेंगे। जैसे 1934 में बिहार में भूकंप आया था, आप सबको नहीं पता होगा सर, ठीक है। गांधी कहते हैं ये डिवाइन रिट्रीब्यूशन है, मतलब ये ईश्वर ने किया है। क्यों? क्योंकि हमारा समाज अनटचेबिलिटी को सपोर्ट करता है सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। गांधी इंडस्ट्रियलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं कि ये तो मटेरियलिज्म का डिसीज है, यानी कि एक तरह से जो मटेरियलिज्म है, भौतिकतावाद है, उसका एक बीमारी के रूप में है। अब ये चीज़ बेसिकली गांधी कहते थे कि कोई भी चीज़ ईश्वर के द्वारा हो रही है, वो हमारी एक्शंस के कारण हो रही है सर, उसके साथ लिंकअप करेंगे। अब टैगोर वैसे नहीं थे, टैगोर कहते थे कि देखो एम्पिरिज्म के तरफ जाइए सर, ठीक है ना, रीजनिंग की तरफ जाइए, लॉस की तरफ जाइए, आपको पता चलेगा। इसके लिए जब गांधी जी ने कहा कि बिहार में अर्थक्वेक अनटचेबिलिटी के कारण आया है, तो टैगोर उसको क्रिटिसाइज करते, बोले ये तो सुपरस्टिशन है। तो अगर पश्चिम से अगर आपको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी मिल रही है, रैशनलिज्म मिल रहा है, तो इसको आपको स्वीकारना चाहिए सर, ठीक है। इसके लिए टैगोर साहब ये कहते थे कि देयर शुड बी सिंथेसिस ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न साइंसेस, पश्चिम और पूर्व के जो साइंसेस है उसका मिक्सचर करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इनफैक्ट इसी को ही आगे जाके आप देखोगे तो रिलीजन को लेके भी हुआ। गांधी का ये बड़ा क्लियर कट मानना था कि रिलीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंटरनल प्योरिफिकेशन, एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, यानी कि धर्म और आपके यहाँ पे जो बेसिकली व्यवस्था है, राज व्यवस्था, वो एक ही है सर, ठीक है। तो पॉलिटिक्स इज नॉट डाइवर्स सर, गेटिंग माय पॉइंट। गांधी कहते थे कि पॉलिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ द धर्म, एंड विद इन द पॉलिटिक्स एवरीवन हैज टू फॉलो समथिंग कॉल्ड एज राज धर्म। सॉरी। तो गांधी हमेशा से ये चीज़ कहते रहे हैं कि भाई देखो हमें राज्य धर्म के कंटेक्स्ट में ये चलना पड़ेगा, मतलब धर्म है, ड्यूटी है सर, ठीक है। वैसे टैगोर तो बड़े क्लियर थे, वो तो कह रहे थे कि ऑर्गेनाइज रिलीजन जो है वो स्टेट के बाहर रहना चाहिए सर, ठीक है। क्योंकि वो तो बाइगेटरी हो जाएगी, फिर वो कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश करेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो देखिए टैगोर स्ट्रक्चरल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, गांधी बेसिकली एक अलग पर्सपेक्टिव में बताते हैं। इनफैक्ट टैगोर उतने ही स्पिरिचुअल थे। आप देखिए सर, जब नेशनल एंथम लिखा है उसमें बहुत आध्यात्मिक छाप आपको देखने को मिल जाएगी सर, ठीक है। ऐसा नहीं था कि टैगोर नॉन स्पिरिचुअल के रूप में थे। अमार सोनार बोंगला लिखते हैं तो आप सबको पता होगा कि मदर बंगाल को सर, ठीक है, या गॉडेस मदर भारत माता जो है, ये उसको बेसिकली जो वंदे मातरम का स्लोगन है उसको भी इनडायरेक्टली उन्होंने यूज़ करने की कोशिश की सर, ठीक है। तो वैसा नहीं था कि बंगाल को मदर इंडिया के साथ और उसके सापेक्ष में नहीं बोला गया है सर, ठीक है। पर गांधी का ये मानना था कि प्योरीफाई सोसाइटी विद इन द विदिन्स करेंगे, और टैगोर कह रहे थे कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर, ठीक है। इनफैक्ट वुमेन को लेके भी एक चीज़ देखने की कोशिश करोगे तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं सर, ठीक है। तो गांधी मास पॉलिटिक्स में पहले स्त्रियों को अलाउ नहीं करते थे। गांधी का ये मानना था कि स्त्रियों को अमुक जगह के ऊपर ही रहना चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और ज़्यादा एक्टिव रोल नहीं, पैसिव रोल के ऊपर बहुत समर्थक थे सर, ठीक है। बाद में सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को कन्विंस किया कि नहीं, हमको भागीदार लेने दो, हम भी आंदोलन में भाग लेंगे सर, ठीक है। वही चीज़ टैगोर साहब के आपको ऊपर मिल जाएगी सर। टैगोर साहब तो बड़े क्लियर कट थे, वो कहते थे कि कोएड एजुकेशन होना चाहिए, स्त्री पुरुष अलग अलग नहीं बैठेंगे, एक ही संस्था में, एक ही स्कूल में, एक ही बेंच पे बैठेंगे। दोनों को, वुमेन को खास करके फिजिकल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ फिजिकली डेवलप होनी चाहिए, फाइन आर्ट्स और कंप्लीट लिबरेशन उनको होना चाहिए सर, ठीक है। क्योंकि वुमेन आर अ सोवरेन इंटेलेक्चुअल सर, ठीक है, वो भी सोवरेन है, वो भी अपने हिसाब से जीवन जी सकते हैं सर, ठीक है, राइट। तो इस तरह से वो बात करते हैं, और एक मॉडर्न बेसिकली वुमेन एजुकेशन की, वुमेन राइट्स की भी बात करेंगे सर। मोटे मोटे तौर के ऊपर गांधी
गांधी जी जो थे वो हाथ और पैर चला रहे थे सर, ठीक है। टैगोर बेसिकली आंखें और पंख देने की बात कर रहे थे। अल्टीमेटली अलग अलग विजन से अलग अलग मेथड है, पर दोनों चाहते थे कि इंडिया की अवेकनिंग हो। ये गांधी टैगोर के बीच में रही। अब गांधी टैगोर के बीच के बाद अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि गांधी और आंबेडकर के बीच में क्या डिफरेंसेस रहे थे, एक एक करके वो भी देख लेते हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट आपको इसके ऊपर पीवाईक्यू भी पूछ दिया गया है सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो पहला ये आया। उसके बाद गांधी आंबेडकर के कंटेक्स्ट में देखते हैं सर, है ना, कि महात्मा गांधी एंड आंबेडकर हैविंग डिफरेंट डाइवर्जेंट अप्रोचेस स्ट्रेटजी हैड अ कॉमन गोल और अमोलिएशन ऑफ द डाउन ट्रोडन, है ना। डाउन ट्रोडन क्लासेस के ग्रोथ के पीछे दोनों के कॉमन गोल थे। अब ये क्या सोचते थे, थोड़ा बहुत एक एक करके समझते हैं सर, ठीक है। तो यही कहानी आपको फिर से रिपीट होती हुई मिलेगी। दोनों सोशल जस्टिस के ऊपर बात कर रहे हैं, इंपीरियल रूल के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं सर, ठीक है। और दोनों के विचार अलग अलग तरह से आपको मिलते रहेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, 1930s में इन दोनों के बीच में मतभेद होने शुरू हुए थे। 1930 के अंदर जब सिविल डिसोबीडियंस हुआ और उसके बाद कम्युनल अवार्ड दिया जाता है, और कम्युनल अवार्ड के अंदर डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलते हैं, तो इन दोनों की चर्चा भी हुई थी, जिसे हम लोग कहते हैं गांधी अम्बेडकर डिबेट, दैट विल लीड टू एक्चुअली समथिंग कॉल्ड एज पूना पैक्ट एज वेल सर, ठीक है। तो आप सबको पता ही होगा कि 1932 के अंदर पूना पैक्ट हुआ, जहाँ गांधी और आंबेडकर ने अपने अपने दर्शन दिए थे कि कहाँ हम लोग डिप्रेस क्लासेस, जो दलित वर्ग है, हरिजन समाज है, जो गांधी जी उनके लिए शब्द यूज करते थे, उनका कैसे ग्रोथ होना चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, क्योंकि गांधी को लग रहा था कि ये जो डिप्रेस क्लासेस को पूना पैक्ट के माध्यम से आपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए हैं, उससे भारतीय समाज टूट रहा है सर, ठीक है। आंबेडकर ने उसके बाद स्वीकारा। आंबेडकर ने कहा चलो कोई बात नहीं, हम रिजर्व सीट्स को थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे अगर आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दे सकते हो सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर हो गया, सेंट्रल लेजिस्लेचर हो गया, दोनों के ऊपर से फिर सीटें बढ़ी हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि गांधी क्यों ये नहीं चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स का माध्यम से डिप्रेस क्लासेस का बेसिकली रिप्रेजेंटेशन हो। तो गांधी का बड़ा क्लियर कट मानना था ना सर, ठीक है। गांधी का स्टैंड ऑन पूना पैक्ट क्या था? गांधी का ये मानना था कि देखो, भारतीय समाज को तोड़ना ना पड़े, इसके लिए ये कर रहे हैं सर, वरना तो हिंदू सोसाइटी पूरी पूरी टूट जाएगी, अलग अलग पॉलिटिकल डिविजन्स बनेंगे, राइट। ओके, अल्टीमेटली इनटचेबिलिटी जो है, इसको हम लोग पीनल्स के और अंदर के सामाजिक रिफॉर्म से करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर, ठीक है। पर आंबेडकर का बड़ा क्लियर कट मानना था कि देखो, रिप्रेजेंटेशन नहीं तो फिर बात ही नहीं हो पाएगी, हम कभी आगे नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो इन स्थिति के अंदर से अगर आप देखोगे, आंबेडकर ने अपने दर्शन दिए। आंबेडकर ने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट जरूरी था। खैर, अभी मैंने पीछे हट दिया हो सर, ठीक है, उसका मतलब ये नहीं है क्योंकि मेजोरिटी इंडिपेंडेंट दलित लीडरशिप जो है वो नहीं आ पा रही है, हमारी ऑटोनॉमी नहीं रह पा रही है सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो इन स्थिति के अंदर आंबेडकर ने ये पैक्ट को स्वीकारा। खैर, आंबेडकर ये कहते हैं कि ये जस्टिस नहीं हुआ था। देखो, गांधी जी ने हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी, इसके लिए मुझे प्रेशर में आके इसको स्वीकारना पड़ा। बाकी दलितों के साथ ये अन्याय के रूप में ही था सर, गेटिंग माय पॉइंट। खैर, जो भी हो, पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के बाद गांधी और आंबेडकर के कंटेक्स्ट में सॉल्यूशन आया। टेम्पररी रिप्रेजेंटेशन बढ़ता है, पर जो इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी थी डिप्रेस क्लासेस की, वो नहीं मिली। उसको लेके ये सवाल आया। खैर, गांधी जी दलित अपलिफ्टमेंट में क्या सोचते थे सोशल रिफॉर्म्स के रूप में? तो गांधी कहते हैं कि देखो, दे आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। इसके लिए गांधी ने शब्द यूज किया हरिजन सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, इंटरेस्टिंगली गांधी जी ने एक संस्था भी बनाई थी, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग सर, इसको हरिजन सेवक संघ कहते हैं। और गांधी इसके लिए एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते थे जिसका नाम था हरिजन। ये वीकली मैगजीन आया करती थी सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली गांधी जी को इसके कारण भी बहुत विरोध झेलना पड़ा। क्यों? क्योंकि गांधी जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रोक के फिर रीजन अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, तो हिंदू समाज के ही कुछ ऑर्थोडॉक्स लोगों ने गांधी को इस बात के लिए नहीं स्वीकारा था सर, ठीक है। गांधी अनटचेबिलिटी को लेकर ये देखते थे कि ये एक मॉरल सिन के रूप में है, ये एक नैतिक पाप के रूप में है, और ये हिंदू जो है ये इंटरनल रिफॉर्म्स करेंगे सर, ठीक है। इसके लिए कानूनी रूप से करने की आवश्यकता नहीं है सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो गांधी वहां तक कहते हैं कि हिंदुइज्म डाइज इफ अनटचेबिलिटी लिव्स अराउंड सर, ठीक है ना, उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा। वेरस आंबेडकर के केस में आप देखने की कोशिश करोगे, वो कह रहे थे कि ये तो सिस्टमेटिक ऑपरेशन है, एक पावर स्ट्रक्चर बना दिया गया है, आपने कास्ट, स्क्रिप्चर, इकोनॉमी सब कुछ अपने अंडर में लेके रखा हुआ है, हमारी डिग्निटी का सवाल आ जाता है, पानी की बूंद तक पीने नहीं दिया जाता है अमुक पब्लिक प्लेसेस के ऊपर से, आप सबको पता ही होगा सर, ठीक है। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस आंबेडकर ने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। तो गांधी ने जब नमक का लेकर सत्याग्रह किया, कपड़े को लेकर सत्याग्रह किया, नमक को लेकर उन्होंने सीडीएम के लिए डांडी मार्च किया था। आंबेडकर इस पीरियड में आप देखोगे महाड़ वाटर सत्याग्रह करते हैं, पानी को लिए, जल जल के लिए सत्याग्रह किया था। क्यों? क्योंकि जो जाति की व्यवस्था के तहत पब्लिक प्लेसेस में से कभी बार जो वेल्स हुआ करते थे या कुएं हुआ करते थे, उसमें पानी नहीं पीने दिया जा रहा था, उसका विरोध किया था। इनफैक्ट आंबेडकर ने इसके लिए कास्ट को लेके जो किताब थी, जिसको जस्टिफाई किया गया है सैकड़ों सेक्शंस के द्वारा, मनुस्मृति, उसको भी जलाया, उसका भी उन्होंने विरोध किया था सर, ठीक है।
तो एक साइड के ऊपर गांधी ने नमक का कानून तोड़ा, अंग्रेजों को चैलेंज किया, अंबेडकर ने सामाजिक कानून तोड़ा। सामाजिक कानून क्यों? क्योंकि सामाजिक ऑर्डर जो बनाया था उसको तोड़ दिया सर, ठीक है। अब गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे कि देखो, जाति खत्म कर देते हैं, अनटचेबिलिटी खत्म कर देते हैं, पर वर्ण व्यवस्था तो रहनी चाहिए, क्योंकि वर्ण व्यवस्था हमारे समाज का पार्ट है सर। सो ही वांटेड टू रिफॉर्म विद इन द हिंदू सोसाइटी। वैसे अम्बेडकर कहते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इज द ओनली थिंग अराउंड। इसके लिए इन्होंने इसके ऊपर बुक भी लिखी है। आप सबको पता होगा कि अम्बेडकर साहब हैड रिटन अ बुक कॉल्ड एज एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, है ना। तो उनके द्वारा एक किताब लिखी गई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जहां वो कहते हैं कि कास्ट इटसेल्फ मस्ट बी डिस्ट्रॉयड। अनटचेबिलिटी बेसिकली उसका एक लॉजिकल प्रोडक्ट के रूप में है, पर जाति खत्म करोगे अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी। आखिर में आप देखोगे तो वो अपने जीवन के लास्ट फेजेस के अंदर बुद्धिज्म भी इसी के कारण स्वीकारते हैं, क्योंकि उनको कहीं न्याय नहीं मिला सर, ठीक है। और इसके लिए ही गांधी और आम्बेडकर के बीच में सैकड़ों डिफरेंसेस रहे। जैसे गांधी कहते थे कि हमारे गांव में स्वराज मिल जाएगा सर, गांव में गांव स्वराज मिल जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस रहेंगे, राम राज्य की शुरुआत हो जाएगी, फ्री इंडिया हो जाएगा, रूरल रिपब्लिक बन जाएगा। आम्बेडकर कहते हैं तंबूरा कुछ नहीं होगा सर, ठीक है। villages are actually hell for us. Why? Because the lower caste are being oppressed, the lower caste are being exploited, the lower caste are being basically put to slavery around, है ना। तो उनको परेशान किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ही जातियाँ है, यहाँ पे फ्यूडलिज्म है, यहाँ पे टायरनी है, यहाँ पे असमानता है सर, गेटिंग ऑफ ओके। तो villages were not similar to some romantic republics around, okay, they were sink of localism, den of ignorance, narrow mindedness and communalism। तो एक ऐसा समाज का हम लोग निर्माण कर रहे हैं समाज व्यवस्था के रूप में, जिसकी अंबेडकर साहब आलोचना करते हैं, बोलते हैं कि ये तो नहीं हो सकता सर, ठीक है। इनफैक्ट इसी के कारण गांधी और अंबेडकर के बीच में और भी डिफरेंसेस रहे। जैसे डेमोक्रेसी को लेके गांधी चाहते थे कि स्वराज होना चाहिए, मॉरल सेल्फ रूल होना चाहिए, इंडिविजुअल कॉन्शियस लोगों की जगती चाहिए। अंबेडकर कहता है कुछ नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, संविधान के आधारित लाना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे, स्टैट्यूटरी लॉज पास करने पड़ेंगे, सेफगार्ड्स रखने पड़ेंगे, कोडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समाज इतनी जल्दी नहीं बदलता है। गांधी कहते थे कि समाज बदलेगा, अपनी अंतरात्मा बदलेगा, सामाजिक रूप से अपना दृष्टिकोण बदलेगा, पर आपको भी पता है कि ये कभी होता नहीं है सर, ठीक है। और इसी के कारण गांधी और आम्बेडकर के बीच में डिफरेंस रहे। इनफैक्ट गांधी जब सिविल डिसोबीडियंस को सपोर्ट करते थे, सत्याग्रह को सपोर्ट करते थे, वो कहते थे कि देखो हम डिफाई करेंगे अनजस्ट लॉस को, तो आम्बेडकर कहते हैं नहीं सर, ठीक है, हमें जो भी करना है अनजस्ट भी है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से करना है, लीगल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करना है। हमारे पास एक मशीनरी है, क्योंकि खुद बेसिकली उस तरह से निकल के आए थे, तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि वी हैव टू टेक केयर एंड यूज दैट मशीनरी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और इसके कारण संविधानवाद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को अंबेडकर साहब ने बहुत सपोर्ट किया है। गांधी आपको पता ही होगा कि स्पिरिचुअलिज्म और पॉलिटिक्स को सपोर्ट करते हैं, जो भी हमने टैगोर साहब के साथ भी डिस्कस किया। गांधी कहते हैं कि रिलीजन, धर्म, बेसिकली पॉलिटिक्स का जो एस्पेक्ट है वो एक ही है, सत्य अहिंसा के साथ हमको करना है सर, ठीक है। अंबेडकर कहते हैं नहीं हो सकता है, एक आधुनिक रिलीजन और आधुनिक स्टेट का अगर निर्माण करवाना हो तो ह्यूमन लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को सपोर्ट करना चाहिए सर, ठीक है। शायद उनको लग रहा था कि ये सब चीज़ें विल्सी की इंडियन सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम है, बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को भी स्वीकारा है सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली सामाजिक चेंज कैसे होगा, हाउ विल द सोशल चेंज विल कम इन इंडिया सर, ठीक है। तो अंबेडकर कहते हैं कि इसमें तो लीगल इंजीनियरिंग ही होगा सर, ठीक है, क्योंकि जस्ट एंड्स रिक्वायर इफेक्टिव टूल्स, है ना। आपको अंत अच्छा लाना है, पर उसके लिए भी टूल्स अच्छे लाने पड़ेंगे सर, ठीक है। गांधी कह रहे थे कि नहीं, प्योर मीन्स क्रिएट प्योर एंड्स, है ना। अगर आपकी मीन्स अच्छी है, साधन अच्छे है, तो साध्य आपका अच्छा ही निकल के आएगा, नॉन वायलेंस के थ्रू कर सकते हो। तो गांधी बहुत नैतिकतावादी थे, जिसको अंबेडकर विरोध कर रहे हैं। अंबेडकर कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है सर, ठीक है। इनफैक्ट इनके विरोध खाली समाज तक नहीं थे, अर्थव्यवस्था में भी डिफ्रेंसिएशन था। कैसे? जैसे गांधी इकोनॉमी और मशीनरी को लेके भी अलग थे सर, गेटिंग मोड। गांधी इकोनॉमी में अभी मैंने आपको बताया चरखा को, खादी को, सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी की बात करेंगे, डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की बात करेंगे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्रिटिसिज्म करेंगे। अंबेडकर कहते हैं शहरों में जाको, पढ़े लिखो, अपने आप को आगे बढ़ाओ सर, ठीक है, राइट, है ना। और इस तरह से विल सी की वो कह रहे थे कि भी हमने आपको बदलना चाहिए सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इनफैक्ट इसी के कारण एजुकेशन में भी डिफरेंस थे, क्योंकि गांधी नई तालीम को लेके बेसिक एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, मैनुअल लेबर और बेसिकली है ना वोकेशनल एजुकेशन की बात करेंगे। अंबेडकर हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लीगल डिग्रीज लो, अपने आप को बाहर करो, एम्पावर करो सर, ठीक है। इसके लिए अंबेडकर ने ये स्लोगन को बहुत बार यूज़ किया। एक्चुअली दिस स्लोगन इज़ वेरी ओल्ड, है ना। ये तो मोस्ट प्रॉब्ली अमेरिका या यूरोप का स्लोगन है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज सर, ठीक है। बट आम्बेडकर वॉज द वन जिन्होंने इसको उपयोग में लाया है भारत में सर, ठीक है ना। सो ही मेड इट क्वाइट पॉपुलर इन हिज अप्रोच अराउंड, वाई? बिकॉज ही हैड रियलाइज दिस पार्ट
कि ये नहीं करेंगे तो फिर हमारा समाज आगे नहीं आ पाएगा सर, ठीक है? तो वो भी आपको मिलता रहता है। ख़ैर इन स्पाइट ऑफ द लिमिटेशंस और इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द टू सर, ठीक है? दे हैड सर्टेन सिमिलरिटीज़ एंड कोर विज़न। अनटचेबिलिटी को लेके दोनों चाहते थे कि खत्म होना चाहिए। दोनों चाहते थे कि मास एक्शन हो, क्योंकि हिंसा नहीं होनी चाहिए। देखो अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनिज़्म के साथ तो थे ही, पर अंबेडकर को डर ये भी था कि भई हिंसा होगी तो उतनी ही समाज के अंदर दिक्कतें हो जाएगी। मॉरल डिग्रेडेशन होगा तो वो भी प्रॉब्लमेटिक था, और एंटी इंपीरियल रेजिस्टेंस के रूप में भी वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे। तो दोनों कहीं न कहीं विल सी की डाइवर्जेंट व्यूज़ रखने के साथ-साथ सेम स्कूल ऑफ थॉट से भी थे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो गांधी जी अपने हिसाब से करते हैं, अंबेडकर अपने हिसाब से करते हैं, और इस तरह से हमें ये पता चल जाता है कि एक ऑथर लिखते हैं कि गांधी आस्क्ड इंडिया टू क्लींस इट्स सोल सर, ठीक है। अंबेडकर आस्क्ड इंडिया टू चेंज इट्स स्ट्रक्चर, है ना? गांधी ने कहा आत्मा बदलो, अंबेडकर कहते हैं स्ट्रक्चर बदलो, तो जाके चीज़ें ऑटोमेटिकली बदल जाएगी सर, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस है गांधी और अंबेडकर के बारे में। अब ऐसा ही सवाल आप देखोगे तो एक बार पूछ दिया गया सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच में सर, ठीक है, कि हाईलाइट द डिफरेंसेस इन द अप्रोच ऑफ गांधी एंड बोस, ठीक है ना? तो भाई सुभाष बोस और गांधी के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे, अब लास्ट इनके ऊपर भी देख लेते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू अराउंड सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो आप आइडेंटिफाई करिए, यू ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस पार्ट अराउंड सर, ठीक है। बोथ हैड अ डिफरेंस, बोथ वांटेड अ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल। तो गांधी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया कि वो मोरालिटी की बात करते हैं, मॉरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं सर, ठीक है। वेरएज़ सुभाष बोस तो बहुत ही मिलिटेंट नेशनलिज्म की बात करते हैं, वो उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। वो कहते हैं कि क्रांति होनी चाहिए, स्टेट लेड कमांड इकोनॉमी बननी चाहिए सर, ठीक है। और ही वांटेड टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर वीकनेसेस, है ना? तो सुभाष बोस ने तो एक नारा दिया था, ब्रिटेन्स डिफिकल्टी इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। BDIO कहते हैं, ब्रिटेन नुकसान में है, ब्रिटेन खतरा में है, तो भारत के लिए ये बड़ा फायदा है सर, ठीक है। तो इन स्थिति में सुभाष बाबू एक अलग से दर्शन देने की कोशिश करते हैं, और वो बड़ा क्लियर कट थे। वो कहते थे कि एक इंडस्ट्रियल स्टेट होगा, स्ट्रॉन्ग कमांड इकोनॉमी के रूप में हमारे राज्य का निर्माण होगा, तो जाके हम लोग आगे जा पाएंगे सर, ठीक है। तो दोनों की मेथड ऑफ स्ट्रगल अलग हुआ करती थी, दोनों चाहते थे कि दोनों आज़ाद हो, देश आज़ाद हो सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली दोनों की एक दूसरे के प्रति उतनी ही फीलिंग्स थी सर, ठीक है। जैसे गांधी जी ने सुभाष बोस को कहा था प्रिंस अमंग पैट्रियट्स, और सुभाष बोस ने गांधी जी को बापू के रूप में एड्रेस किया था। सुभाष बोस आप सबको पता होगा 1940 के दशक के अंदर भारत छोड़ के चले गए थे, राइट? जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो पहले जर्मनी गए, वहां से फिर जापान की मदद से सिंगापुर की तरफ आए, और वहां से एड्रेस कर रहे थे, तो वो रेडियो में एड्रेस करते थे। तो रेडियो में जब एड्रेस करते थे तो फादर ऑफ द नेशन सर, ठीक है ना, इस तरह से उनको एड्रेस किया गया है सर, ठीक है, राइट? तो ये दर्शा रहा है बोथ हैड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, है ना? गांधी जी बेसिकली इनडायरेक्टली नॉन वायलेंस के समर्थन में थे। उसका मतलब ये नहीं है कि भाई इनकी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट नहीं हुआ करती थी सर, ठीक है, राइट, ओके। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि दोनों के बीच में आपको ये सिमिलैरिटीज भी थी, कुछ कुछ डिफरेंसेस भी हुआ करते थे। अब डिफरेंसेस कौन से थे पहले देख लेते हैं सर। तो गांधी नॉन वायलेंस के समर्थक थे, अहिंसा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्शियंस को बदलेंगे, सत्याग्रह करेंगे, सामने वाला व्यक्ति ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। सुभाष बोस कहते हैं ऐसा नहीं होगा सर, ठीक है। नॉन वायलेंस से साम्राज्यवाद जाएगा नहीं, डंडे के सामने डंडा चलाना पड़ेगा तो ही बात चलेगी सर, ठीक है। मिलिट्री लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास भी हथियार हो, आपके पास भी वेपन्स हो, क्योंकि रिस्ट्रेंट जो है वो हमें रोक के रखेगा, और अल्टीमेटली हम कभी भी ब्रिटिश को ओवरथ्रो नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। तो ये एक बड़ा क्लियर कट था। गांधी इसके लिए मॉरलिटी की बहुत सपोर्ट करते थे। वो कहते थे प्योर मीन्स रिक्वायर प्योर मीन्स, है ना, कि एंड्स भी और सब सब मीन्स, आपकी एंड्स और मीन्स दोनों के दोनों प्योर होने चाहिए, सिम्बॉलिकली भी सर, ठीक है। इसके लिए इन परिस्थिति में वो कहते थे कि इमोरल मीन्स हमारे लिए अच्छी नहीं है, हमारा गोल खराब हो जाएगा। मेरे सुभाष बोस क्या कहते हैं कि द एक्शंस और आर ऑलवेज जज बाय द रिजल्ट्स अराउंड सर, ठीक है। ब्रिटेन की डिफिकल्टी है, इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अगर मुझे जर्मनी, इटली, जापान कहीं से भी मदद मिल रही है, आइडियोलॉजिकली मैं उनके साथ सहमति नहीं रखूंगा, पर अगर एंटी ब्रिटिश मदद मिल रही है तो मैं उनकी मदद लेने में मना नहीं करूंगा। गांधी क्या कहते थे कि ये मीन्स तो खराब है, ये साधन तुम्हें उपयोगी नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि तुम्हारा गोल जो है वो भी इम्प्योर हो जाएगा इसके कारण, ठीक है। तो इन स्थिति में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। हमेशा से याद रखिएगा कि बोस वॉज नेवर अ नाजी और नेवर अ फासिस्ट सर, ठीक है। तो ही रिजेक्टेड द नाजी रेडिकलिज्म सर, ठीक है, अंडरस्टूड दिस पार्ट। पर वो साथों के साथ ये भी कह रहा है कि भाई देखो, उनमें से जो चीज़ सीखने लायक है और अल्टीमेटली भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा आता है तो मैं खड़ा भी रहूंगा, मुझे कोई ओपिनियन
उसमें नहीं है सर, ठीक है। शायद इसी के कारण वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, तो गांधी जी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में ब्रेक लगवा दी थी। पहले 2 साल आप सबको पता ही होगा सर, ठीक है। व्हेरेas सुभाष बोस कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 वाज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर अस अराउंड सर, ठीक है। और इन्होंने इसके लिए आईएनए का सर्जन करवा के प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, आज़ादी फौज की बात की सर, ठीक है। बाद में गांधी जी वर्ल्ड वॉर 2 में क्विट इंडिया मूवमेंट कराते, वो भी सुभाष बोस ने बहुत पहले से करवा दिया था। तो ये भी इनके बीच में आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते रहते हैं सर, ठीक है। इनफैक्ट सरकार को लेके भी बहुत अलग बात थी, है ना। तो गांधी जी राम राज्य की बात करते, डिसेंट्रलाइज विलेज रिपब्लिक की, जिसके बारे में हमने आगे भी डिस्कस किया सर, ठीक है। राइट और रॉन्ग सर, ओके। तो पर ये चीज़ को सुभाष बोस मना करते, सुभाष बोस कहते हैं कि सेंट्रलाइज स्टेट होना चाहिए, एक केंद्रीयकृत राज्य होना चाहिए, सोशलिस्ट रीबिल्डिंग होना चाहिए सर, ठीक है। कमांड इकोनॉमी होनी चाहिए, क्योंकि वही से ही आपकी व्यवस्था चलेगी, उसी से ही आपका राज्य चलेगा, उसी से ही आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, वरना नहीं आ पाएगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इन स्थिति में गांधी जी डेमोक्रेसी के बड़े समर्थक थे। वो कहते थे कि डेमोक्रेसी जो है मोरालिटी, सेल्फ रिस्ट्रेंट और कंसेंसस के बेसिस के ऊपर नीचे से उभर के आ सकती है सर, ठीक है। पार्टी सिस्टम ना हो सर, ठीक है, पर विलेज ट्रेडिशंस और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को अनार्की ना होते हुए अपन कर सकते हैं सर, ठीक है। पर बोस का क्या मानना था कि भाई देखो, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स भारत के अंदर बहुत प्रॉब्लम करेगी सर, ठीक है। इससे अच्छा एक टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए, मॉडर्न स्टेटक्राफ्ट होना चाहिए, मिलिट्री कमांड और सोशलिस्ट प्लानिंग मॉडल से हम लोग भारत की ग्रोथ कर पाएंगे, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और शायद इसी के कारण बोस और गांधी के बीच में बहुत ही आर्थिक रूप से भी डिफरेंसेस रहे। जैसे कि गांधी ने सर्वोदय का विचार दिया था, द अपलिफ्टमेंट फॉर ऑल सर, ठीक है ना। विलेज रिपब्लिक की ग्रोथ होना, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होना, मास एम्प्लॉयमेंट ना हो सर, इसके लिए ध्यान रखना, ट्रस्टीशिप के माध्यम से अपनी इकोनॉमी को चलाना, मालिक और नौकर के बीच में ट्रस्ट सिस्टम बना दिया जाए, और डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी और लोकल गवर्नेंस के माध्यम से हम लोग चल पाएंगे। वेरस बोस बड़े क्लियर कट थे, एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल नेशन स्टेट बनना चाहिए। डिफेंस और पॉवर्टी रिमूवल के लिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़रूरी है सर, ठीक है। ऑटोमेशन, साइंस, सब कुछ आवश्यकता है। और ये बोस ही थे जिन्होंने प्लानिंग कमीशन की भी बात की थी सर, ठीक है। 1938 में आप सबको पता ही होगा, उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी का भी रचना करवा दिया था सर, ठीक है। तो शायद इसी के कारण बोस जो है वो गांधी जी के साथ काफ़ी डिफरेंस रखते हैं। गांधी को ये लगता था कि ये जो प्लानिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है, ये हमारी पर्यावरण को, इकोलॉजी को ख़त्म कर देगा, आगे जाके ऑटोमेशन होगा और फिर बहुत लोग बड़ी मात्रा में अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे सर, ठीक है। पर बोस का ये मानना था कि इसके कारण हमारा हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, हम साइंटिफिक टेम्पर की तरफ जाएंगे और इससे ही हम लोग एक सोसाइटी के रूप में ग्रो कर पाएंगे सर, ठीक है। शायद इसी के कारण गांधी और बोस के बीच में बहुत डिफरेंस रहे। गांधी नेशनल डिफेंस को लेकर नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस की बहुत बात करते रहते हैं। उनको ये लग रहा था कि वॉर इज अ मॉरली डिग्रेडेशन सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये युद्ध है नैतिकता का पतन के रूप में है। वैसे सुभाष बोस क्या कह रहे थे कि युद्ध है तो भाई वो नैतिकता जिसकी पतन हुई, अपने को लाभ उठाना है उसका सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन उन्होंने आईएनए की स्थापना की, जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का कैंपेन चलाया, और फिर धीरे 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 बर्मा से होते हुए भारत की तरफ आने की कोशिश की सर, ठीक है। इनके बीच में धार्मिक रूप में भी डिफरेंसेस थे, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, सेकुलरिज्म को लेके सर, ठीक है। क्योंकि गांधी का ये मानना था कि रिलीजन इज वेरी मच नीडेड, है ना, अंडरस्टूड दिस पार्ट अराउंड सर, ओके। और गांधी ये भी कहते थे सर्वधर्म संभाव के रूप में, वेरस बोस चाहते थे कि इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट होना चाहिए। तो बेसिकली एक तरह से सेक्युलर पॉलिटी की भी बात करते हैं। अब पर्सनल लाइफ में सुभाष बोस जो है वो उपनिषद विवेकानंद के बड़े शिष्य हुआ करते थे। इनफैक्ट आप सबको पता होगा कि सुभाष बोस ही थे जो स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखते भी है कि ही इज द स्पिरिचुअल फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद के कोई आध्यात्मिक पितामह के रूप में है, तो वो हमारे लिए स्वामी जी है सर, ठीक है। वही चीज़ को आप आगे समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर। तो कास्ट और अनटचेबिलिटी को लेके भी इनके बीच में डिफरेंसेस रहे सर, ठीक है। क्योंकि गांधी कहते थे कि वर्ण व्यवस्था रहनी चाहिए, अभी मैंने आपको बताया हरिजन कैंपेन के रूप में अपलिफ्टमेंट करेंगे विद इन द सोसाइटी सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सुभाष बोस कहते हैं कि देखो ये जाति हायरार्की को खत्म करना पड़ेगा, वर्ण सिस्टम को भी हमको खत्म करना पड़ेगा, और भविष्य में एक क्लासलेस, कास्टलेस सोसाइटी, इगलिटेरियन सोसाइटी की रचना करेंगे सर, ठीक है। और इसके कारण जब उन्होंने आईएनए की रचना की तो कॉमन किचन, कॉमन डाइनिंग सिस्टम, कॉमन एक्सचेंजेस हो, इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करने की उनके द्वारा कोशिश की जाती है सर, ठीक है। इंटरेस्टिंगली गांधी जी के आगमन के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में स्त्रियां जो है वो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेगी सर, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये था कि वो अभी भी एक इनफॉर्मल रोल में रूप में थी और उनकी डोमेस्टिक और मैटरनल ड्यूटीज फुलफिल करवा रही थी। वेरे सुभाष बोस कहते हैं कि नहीं, वुमेन आर इक्वल पार्टनर टू द नेशन बिल्डिंग अराउंड, और वो चाहती है तो नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करिए, हमारे साथ मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लीजिए सर, ठीक है। इसके लिए सुभाष बोस ने रानी झांसी रेजिमेंट की भी निर्माण कराई सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इस तरह से आप देखोगे तो वो बोस थे जो चाहते थे कि वुमेन और उनकी जो पार्टिसिपेशन उसमें भी मिलिटराइजेशन हो सर, ठीक है। गांधी एजुकेशन को लेके भी बोस के विरुद्ध में थे, मतलब क्योंकि गांधी वर्नाक्युलर एजुकेशन, लोकल हैंडीक्राफ्ट, सेल्फ
लैंड विलेज की छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते रहेंगे और कहेंगे नई तालीम के थ्रू लोगों को आगे बढ़ाएंगे, जिसके बारे में आगे भी चर्चा की। बोस कहते हैं कि नहीं भाई, टेक्निकल विजन के साथ चलना चाहिए, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, इसकी मदद से ही हम साइंटिस्ट, प्लानर्स और इंडस्ट्रियल लीडर्स को पैदा करेंगे जो आगे जाके समाज और राष्ट्र का निर्माण कराने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट इनके बीच में मल्टीपल डिफरेंसेस रहे। ये डिफरेंसेस हरिपुरा के अंदर निकल के आए 1938 में, जब सुभाष बोस प्रेसिडेंट थे, जब उन्होंने प्लानिंग कमीशन के मॉडल को आगे चलाया। पर 1939 में जब त्रिपुरी के अंदर सुभाष बोस फिर से प्रेसिडेंट की गद्दी को फिर से क्लेम करते और कहते हैं कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बनूंगा सर, ठीक है, तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को तैयार किया। आप सबको पता ही होगा, गांधी के कैंडिडेट थे और वो हार जाते हैं। गांधी के हारने या सीतारामैया के हारने के कारण गांधी जी ने ये स्लोगन दिया, कहा कि सीतारामैया की डिफीट नहीं है, ये मेरी डिफीट है सर। बाद में सुभाष बोस को ये रियलाइज हुआ कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेरे साथ काम नहीं करने के लिए उत्सुक है, तो वो रिजाइन कर देते हैं। फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की रचना की थी सर, ठीक है। दैट शोकेसेस अराउंड कि बोस जो है अब वहाँ से बहुत ही अलग जा चुके हैं सर, ठीक है। मोटे मोटे तौर के ऊपर बोस और गांधी की अपनी खुद की पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। क्योंकि गांधी एक मास स्ट्रगल के रूप में इसको कन्वर्ट करा पाते हैं सर, ठीक है। मॉरलिटी की बहुत प्रीच करते हैं और बड़ी मात्रा में लोगों को मोबिलाइज किया। पर आप सबको पता है कि सुभाष बोस गांधी जी के इसके लिए ऋणी भी थे। इनफैक्ट सुभाष बोस इसके लिए बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं सर, ठीक है। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही था जब सुभाष बोस ने अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया था। आप सबको पता होगा, सुभाष बोस आईसीएस ऑफिसर हुआ करते थे, राइट। पर जब ये गांधी जी के द्वारा एनसीएम लॉन्च किया गया था 1920-21 में, तभी बोस बाबू ने रिजाइन करके आया। तो दैट शोकेसेस अराउंड कि इनकी रिस्पेक्ट थी सर, ओके। पर सुभाष बोस का ये बड़ा क्लियर कट मानना था कि इमीडिएट एंडिंग करना है ब्रिटिश रूल का और अनकम्प्रोमाइजिंग टोटल इंडिपेंडेंस के सिवा बात नहीं करनी है सर, ठीक है। एक सेक्युलर भारत, जेंडर यूनिटी वाला भारत, हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला भारत सर, ठीक है, वैसे की निर्माण करेंगे। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई बाकी सब तो ठीक है, पर आप बेसिकली बहुत ही सेंट्रल और कमांड और एक तरह से स्ट्रॉन्ग स्टेट की वकालत कर रहे थे, ये आगे जाके भविष्य के लिए क्या होगा सर, ठीक है। जो भी हो, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, याद रखेगा सर, क्योंकि कुछ ये रास्ता भी चला है, कुछ जगह के ऊपर ये रास्ता भी चलता रहा है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। क्योंकि गांधी जी ने ब्रिटिश साम्राज्य के मॉरल यानी कि नैतिक जो फाउंडेशन थे उसके ऊपर अटैक किया, और बोस ने उनकी मिलिट्री फाउंडेशंस। इसके लिए ब्रिटिश भी कहते हैं कि आईएनए और उसके बाद होने वाली आरआईएन म्यूटिनी ने हमारे पार्टी हिला दिए और हमको रियलाइजेशन हुआ कि हमें भारत से जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब सैन्य विद्रोह होने शुरू हो गए हैं सर, ठीक है। तो इनके बीच में डिफरेंसेस तो बहुत थे। ये डिफरेंसेस अल्टीमेटली अलग अलग पाथ था, बट इनका शेयर्ड डेस्टिनेशन था। शेयर्ड डेस्टिनेशन क्या था? दैट इज फॉर इंडियाज फ्रीडम। भारत की स्वतंत्रता के सिवा एक बात कम नहीं करनी चाहिए सर, ठीक है। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस अराउंड, हमेशा से याद रखेगा इनके बीच में डिफरेंसेस तो थे ही, बट दे हैड सिमिलैरिटीज सर, है ना। कंप्लीट फ्रीडम की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमी हो गई, रिलीजन हो गया सर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कंसेंसस था, इसके लिए दे रिफ्लेक्टेड ईच अदर्स बेसिकली रिस्पेक्ट एज वेल। और बोस ने रिज़ाइन करके भी जब आईएनए की रचना की तो अपने लीडर्स के बारे में रेडियो के थ्रू बातें करते रहे। खैर, ये पूरी कहानी थी आपकी गांधी बोस, गांधी आम्बेडकर, और इसके साथ साथ आप देखोगे तो गांधी और टैगोर जी के बारे में। अब सवाल यहाँ से ये आता है कि क्या यूपीएससी इसके सिवा कोई और पर्सनालिटीज़ के ऊपर से सवाल पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो मैं कहता हूँ ज़रूर से पूछेगा सर, ठीक है, राइट है ना। आपको भी अब हिंट मिली गई होगी कि भविष्य में आपको और किसके ऊपर से सवाल आ सकता है। तो इन फ्यूचर न्यू क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म, है ना, गांधी वर्सेस अदर्स के केस में सर, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप किसको पढ़ना चाहोगे। क्या गांधी मार्क्स के ऊपर हम लोग चर्चा कर सकते हैं? गांधी भगत सिंह के ऊपर चर्चा कर सकते हैं सर, ठीक है, राइट है ना। क्योंकि आप आइडेंटिफाई करोगे तो क्रांतिकारियों के ऊपर से गांधी जी के विचार बहुत ही अलग थे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। या मार्क्स आप आइडेंटिफाई करोगे तो काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि गांधीयन सोशलिज्म, मार्क्सियन सोशलिज्म अलग तरह से आपको मिलता रहता है, राइट। या नेहरू और पटेल के साथ भी इनके काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं सर, ठीक है, राइट। तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि किसके बीच में ऐसे ही 3-4 पॉइंट्स का कंपैरिजन लेके आएंगे और आपको एक दृष्टिकोण देने की कोशिश करेंगे कि हाउ द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस कैन बी गेज्ड एंड यू कैन गुड प्रिपेयर फॉर गुड आंसर्स एज वेल। तो ये हमारी एपिक डिबेट्स है क्लैश ऑफ इंडियन विजन को लेके कि भारत का क्या भविष्य होना चाहिए। बाकी अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो अभी 16,999 में सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। इस क्लास की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा लिंक के अंदर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप ये कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा, PN Live, ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देगा सर, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो आपको नीचे नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट।